welcome you all on the seminar of the state government policies and their benefits. I would like to welcome on our stage Shri Atul Podarji, the Secretary of Forex, and our newly elected Shri Dilip Bedji, the founder and the patron member of Forex, and yes, the newly elected Vice Chairman, EPCH. And now I introduce to our speaker Shri Vishnu Goyalji, and may I ask Shri Atul Podarji to welcome Vishnu Goyalji, and he will be starting our seminar. Good evening, everybody. I'd like to welcome all. After COVID, I think we are doing a physical seminar, first seminar after COVID, and I think it is a good feeling that we are meeting everybody physically. So now I hope we will have regular meetings like this physically, where we have to feel each other very nicely. So our today's speaker, Mr. Vishnu Goyalji, have accepted our invitation in a very short notice, and he will tell us more detail about the product, what the government is serving for the industry of export and handicraft and textile, and he'll give the benefits what government is giving us in this speech of his presentation, and how can we take these benefits from the government. He will also explain the procedure plus the policies and what is good for us in the field of handicraft, textiles and other ceramics, other products. I'll not take much of your time. I'd like to invite Mr. Goyal to please come and give their presentation. कोई भी जब चीज़ शुरुआत कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि एमएसएमई क्या है, क्योंकि अब एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है। पहले सर्विस सेक्टर के लिए अलग डेफिनेशन थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग डेफिनेशन थी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दी है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हम एमएसएमई में किस में फॉल करते हैं। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो सबसे पहले माइक्रो, सूक्ष्म के लिए आपका जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए, और आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक का है। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है और आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है तो आप माइक्रो में आते हैं। सेकेंड, स्मॉल, यदि आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है और आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तो आप स्मॉल में आएंगे, और यदि आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो गया, चाहे से प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कम हो, तो आप मीडियम के अंदर आ जाएंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी है उसमें हमें ध्यान से समझना है कि आप माइक्रो में कवर होते हैं, स्मॉल में कवर होते हैं या मीडियम में कवर होते हैं। ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताया है 1 करोड़ का, 5 करोड़ का और जो 50 करोड़ का, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह ये कोई शामिल नहीं है, केवल प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिफ्ट 2019 की। ये जो स्कीम है ये विश्व पितामह स्कीम है। इस स्कीम को विश्व पितामह स्कीम हम इसलिए कर रहे हैं कि आप देखिए कोविड के बाद भी, मतलब अभी पिछले 1.5 साल के अंदर राजस्थान में 85,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 4,370 न्यू यूनिट्स लगी है। सब जने कहते हैं कि सब कोविड में बहुत बिजनेस में लॉस हुआ है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। इसी को देखते हुए रिको 68 नए इंडस्ट्रियल एरिया और लेके आ रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है इसमें इतने सारे बेनिफिट्स है कि बाहर से बहुत से लोग और व्यक्ति आके यहाँ राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं अपने हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है क्या। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का सबसे मेन चीज़ है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। यदि आप हैंडीक्राफ्ट में ट्रेडिंग करते हो तो आप हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में नहीं आते हैं। तो जो भी इंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट बाय हैंड होना चाहिए, और वो बाय हैंड विद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और अदर असिस्टेंट, विजुअल एपेल इन द नेचर ऑफ ऑर्नामेंटल और इन लेबर, मतलब उसमें इस तरीके का होना चाहिए आर्टिस्टिक इंप्रूवमेंट हो, तो ही हम हैंडीक्राफ्ट की डेफिनेशन में कवर होंगे। तो सब्सटेंशियल नेचर उसकी वो रहनी चाहिए, केवल एक प्रिटेंस नहीं होना चाहिए कि केवल आप उसको हैंडीक्राफ्ट में आ गया है वो। तो सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। ये प्रोडक्ट आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी सहायता से कर सकते हैं, और उसमें आर्टिस्ट वर्क दिखना चाहिए, तो हम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में कवर हो जाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर का मतलब है कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और काइंड ऑफ फाइबर को यदि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका प्रोसेस कर रहे हैं, इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी वर्क, मशीन एम्ब्रॉयडरी, प्रोसेसिंग, क्रिपिंग, टेक्सचर, ट्विस्टिंग, बिल्डिंग, सीजिंग, ये सारे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कवर होते हैं। अब हमें डिफरेंस हम देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट में, टेक्सटाइल में। अब अपैरल सेक्टर, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हम टेक्सटाइल में ही इसके अंदर है। अपैरल सेक्टर का जो मेन है वो है कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल।
स्टिच फैब्रिक्स, उसमें तो फाइबर का था, इसमें फैब्रिक्स का है। तो यदि आप फैब्रिक्स को बियरेबल और नॉन बियरेबल फैब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अपैरल सेक्टर में और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। मेड अप विथ एटलीस्ट 2 साइड्स में उस पर स्टिचिंग होनी चाहिए, तो वो अपैरल सेक्टर्स के अंदर आता है। बहुत सारे मेंबर्स सेरेमिक एंड ग्लास सेक्टर में भी डील कर रहे हैं। तो सेरेमिक एंड ग्लास सेक्टर का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेरेमिक, ग्लास एंड देयर प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ देखी हमने, तो इसमें सबसे कॉमन चीज़ थी कि सब में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टॉय सेक्टर की। आज टॉय सेक्टर भी बहुत ज़्यादा अपने आप में काफ़ी इंक्रीज कर रहा है। इवन रिलायंस भी टॉय सेक्टर के अंदर आ गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टॉय सेक्टर के लिए अलग से बेनिफिट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है। तो हमें टॉय सेक्टर को भी समझना जरूरी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी टॉयज, रेटर्स, डॉल, पजल, जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक यूज फॉर चिल्ड्रन, वो टॉय सेक्टर के अंदर कवर होगा सर। अब मैं आपको बेनिफिट बताने जा रहा हूँ कि रिप्स पॉलिसी के अंदर 2 ऐसे बेनिफिट है जो इंस्टेंट बेनिफिट है। इंस्टेंट बेनिफिट का मतलब है कि आपको वो जो इंसेंटिव मिलेगा वो आपको जमा ही नहीं कराना है। बहुत सारे इंसेंटिव ऐसे होते हैं कि आप पहले जमा कराएंगे फिर रिफंड मिलेगा, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहला है 100% एग्जम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। आप कोई भी लैंड परचेज कर रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं या सब लीज पे ले रहे हैं, लैंड एंड उस पर कंस्ट्रक्शन, कोई उस पर कंस्ट्रक्शन हो रखा है, तो भी आप स्टैम्प ड्यूटी के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, लैंड के अलावा यदि आप कोई फ्लोर एरिया ले रहे हैं, अब मैंने जो अपैरल सेक्टर की बात की थी, बहुत से व्यक्ति लैंड नहीं ले रहे हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ आप कोई एक फ्लोर एरिया ले रहे हैं और वहाँ पे आप अपैरल सेक्टर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिलेगी। और भी IT सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, जैसे ये बिल्डिंग है, इसमें होटल बना हुआ है, तो कोई व्यक्ति यदि फ्लोर एरिया लेके एंटरटेनमेंट सेक्टर, होटल सेक्टर में लैंड परचेज करता है, स्पेस परचेज करता है, तो भी उसको स्टैम्प ड्यूटी में 100% छूट मिलेगी। अच्छा, एक अभी रिसेंटली और नया अमेंडमेंट आया है कि यदि कोई भी 6 यूनिट आप परचेज करते हैं MSME की, तो उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी की तो छूट है ही, उसमें रजिस्ट्री चार्जेस भी नहीं लगेंगे। अभी राजस्थान में 7.8% स्टैम्प ड्यूटी है और 1% रजिस्ट्री चार्जेज है। यदि कोई 6 यूनिट आप परचेज करते हैं जो MSME है, और उस पर आप अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कुछ भी लगाते हैं, तो उसमें रजिस्ट्री चार्जेज के साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी भी पूरा 100% एग्जम्प्ट है, कि और आपको 10,000 रुपीज़ का पेमेंट जमा कराना है। दूसरा इंस्टेंट बेनिफिट है कन्वर्जन चार्जेज का। कन्वर्जन चार्जेज आपका 100% एग्जम्प्ट है, आपको इसमें किसी भी तरह का कन्वर्जन चार्जेज एग्जम्प्ट नहीं जमा कराना है। अब कन्वर्जन चार्जेज में आगे मैं आपको बताऊंगा कि रूरल एरिया में कन्वर्जन चार्जेज कितना एग्जम्प्ट रहेगा और अर्बन एरिया में कितना कन्वर्जन चार्जेज एग्जम्प्ट रहेगा। ये इंस्टेंट बेनिफिट है। बहुत से कहते हैं कि सब रिको की लैंड है, नहीं है, ये हमारे पास में रिको की लैंड है, हमें उससे NOC लेनी पड़ेगी, नहीं। कई कहते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता सर, ऑनलाइन प्रोसेस है, एकदम टाइम बाउंड काम है। कोई कहते हैं कि साहब यदि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखा है तो हमें छूट नहीं मिलेगी, नहीं आपको छूट मिलेगी। बहुत से जने कहते हैं साहब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हमें छूट नहीं मिलेगी, नहीं आपको छूट मिलेगी। बहुत जने कहते हैं कि साहब हमने तो छूट नहीं ली, अब हम रिफंड ले लेंगे, नहीं, रिफंड का इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, आपको रजिस्ट्री कराने से पहले ही इसके लिए अप्लाई करना है। बहुत से जने कहते हैं साहब सब रजिस्ट्रार मना कर देता है, सब रजिस्ट्रार मना कर ही नहीं सकता सर, गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट इशू करके दे रही है और आप जब रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं उसी समय आपको छूट देनी है। बहुत से कहते हैं साहब हम ये छूट लेंगे तो हमारी DLC रेट बढ़ जाएगी, नहीं, अभी जो बजट आया है उसमें इसको क्लियर कर दिया है कि आप जिस तरह की लैंड परचेज कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं, फ्यूचर में इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपके DLC रेट एग्रीकल्चर ही लगेगी, ऐसा नहीं कि वो कॉमर्शियल या इंडस्ट्रीज की रेट लगा देंगे। तो ये सारी बहुत से जनों को हमें कन्फ्यूजन रहता है। अब देखिए, ये तो इंस्टेंट बेनिफिट हो गए, इसके अलावा आप कोई भी जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसके लिए 5 बेनिफिट ऐसे हैं जो अदर बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, आप जितना भी SGST पे करेंगे, जमा कराएंगे, उसका 75% आपको 7 ईयर्स के लिए रिफंड मिलेगा, 7 साल तक आपको SGST रिफंड मिलेगा। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है, इसमें आपको 50 से 75% ESI और PF का जो एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 7 ईयर्स तक रिफंड मिलेगा। 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का एग्जम्पशन, अभी अपने यहाँ राजस्थान में 40 पैसे पर यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग रही है और आपको 7 ईयर्स तक आपके बिल के अंदर 40 पैसे पर यूनिट कम होके आएगी। आप देखिए, एक बार आपको सर्टिफिकेट जारी हो गया तो आपको दोबारा कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जो भी आपका बिल आएगा उसमें ऑटोमेटिक 40 पैसे पर यूनिट कम होके आएंगे। एक है लैंड टैक्स, लैंड टैक्स भी राजस्थान गवर्नमेंट ने लागू कर दिया।
तो 7 ईयर्स तक अपन को लैंड टैक्स में भी 100% की छूट मिलेगी। और एक मंडी टैक्स की छूट मिलती है। मंडी टैक्स की छूट अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है, मंडी से आप कोई भी आइटम परचेज करते हैं उसमें भी 100% की छूट है 7 ईयर्स के लिए। अब हम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की बात करते हैं। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को गवर्नमेंट ने थर्ड सेक्टर में लिया हुआ है। थर्ड सेक्टर का मतलब है कि आपको ये इंस्टेंट बेनिफिट मिलेंगे और जनरल बेनिफिट मिलेंगे, इसके अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। एडिशनल बेनिफिट की भी टर्म्स कंडीशन है। टर्म्स कंडीशन क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। तो अपन सबका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा होता ही है। अब इन्वेस्टमेंट में लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी सब शामिल है। अब इसमें आपको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी है। मतलब आप जो बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक से मानो आपने 9% में बैंक ने आपको लोन सैंक्शन किया है, तो आपको 7% गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड किया जाएगा 5 साल तक, और मैक्सिमम 25 लाख रुपए पर ईयर। मतलब आप 5 साल के अंदर 1,25,00,000 रुपए की इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा ले सकते हैं। अब देखिए बहुत से जने कंफ्यूजन होंगे कि इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब MNUPY मुख्यमंत्री, ये वो नहीं है। ये रिफ्स के अंदर ही इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन किया गया है। अब कई जने कहते हैं हम तो लोन ले नहीं रहे बैंक से, हमें तो लोन हमने तो अपने पर्सनल पैसे से कर लिया, तो आप कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। और कैपिटल सब्सिडी जो भी आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाई है उसका 25% और मैक्सिमम 25 लाख रुपए, ये वन टाइम है। तो आप 25 लाख रुपए आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। इसमें आइदर और है, आप इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं या कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर की। इसके अंदर भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख का है, और इसके अंदर अदर सब्सिडी भी है। इसके अंदर जो टेक्सटाइल के अंदर जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट लगाते हैं उसके अंदर सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है 25 लाख रुपीज। तो आप इसमें से कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं या इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं। सेरेमिक के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ रुपए का है। हैंडीक्राफ्ट में, टेक्सटाइल में 25 लाख का था। यदि आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है तो इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलेगी, जो मैंने बताया था SGST, वो मिल रही थी 75%, तो उसमें मिल रही थी। थर्ड सेक्टर की वजह से 25% एक्स्ट्रा है। मतलब आपको 100% SGST का रिफंड मिल जाएगा सेरेमिक सेक्टर के अंदर, और सेरेमिक एंड ग्लास सेक्टर के अंदर। सर जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग भी आता है या नहीं आता? नहीं, इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट के अंदर है ना सर, आपका लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर सब इंक्लूडिंग है सर। अच्छा। हाँ, इसमें एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपका लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी सब चीज इंक्लूडिंग है सर। ठीक है सर। लेकिन जो सब्सिडी मिल रही है ना सर, वो सब्सिडी मिल रही है प्लांट एंड मशीनरी का। जो कैपिटल सब्सिडी मिल रही है वो आपने जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है उसका 20%। तो अपन जब देखेंगे कि हम इस सेक्टर में कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो हम एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे। जब हम कैपिटल सब्सिडी के लिए देखेंगे तो हम प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट देखेंगे। वापस बताओ सर, जैसे अपना क्या है कि आप हम इस सेक्टर में कवर होते हैं या नहीं होते हैं, तो हम एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे। जैसे अपना लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी सब आ गई। अब कैपिटल सब्सिडी उन्होंने कहा कि आपने जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है उसका 20% या 25 लाख रुपए जो भी कम हो, तो जो कैपिटल सब्सिडी मिलती है उसमें इन्वेस्टमेंट केवल प्लांट एंड मशीनरी का ही देखते हैं। और वो IGST SGST तो वो उसमें आपका एलिजिबल पूरा इन्वेस्टमेंट लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी सब चीज आएगी उसके अंदर। ठीक है सर। ये इसके अंदर सेरेमिक एंड ग्लास सेक्टर के अंदर मिलता है सर। अब हम बात करते हैं टॉयज सेक्टर। टॉयज सेक्टर के अंदर भी 5% इंटरेस्ट सब्सिडी दी है सर, और कैपिटल सब्सिडी है 25 लाख रुपीज। टॉयज सेक्टर के अंदर भी इसको भी थर्ड सेक्टर में लिया गया है, इसमें भी अपन को सब्सिडी मिल रही है सर। अब देखिए ये जो स्कीम है, ये जो सब्सिडी है वो किस पे है? न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज मेकिंग न्यू यूनिट्स। अब देखिए न्यू यूनिट लगा रहा है कोई, उसको तो मिलेगी। एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज है वो भी नई यूनिट लगा रहा है तो मिलेगी। अब देखिए एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज के पास 2 ऑप्शन हो गए, वो एक्सटेंशन में जाए या न्यू यूनिट में जाए। तो वो मैं यहाँ क्लियर करता हूँ आपको सर। तो इसमें ये हमने बता दिया। सेकेंड है एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज, ठीक है ना, जो एक्सपेंशन कर रहे हैं। न्यू यूनिट का मतलब है सर कोई भी जो नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो न्यू यूनिट में आ जाएगा। आपने कंपनी नहीं बनाई, सब कुछ कराई, अपनी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है अभी 2019 से लागू हुआ है दिसंबर से, इस पीरियड के बीच में यदि कोई भी ड्यूरिंग द पीरियड किसी ने नई कंपनी बनाई है तो वो न्यू यूनिट कहलाएगी और न्यू इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। लेकिन एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है, एग्जिस्टिंग है, और वो भी अपना न्यू यूनिट लगाती है, लेकिन उसमें टर्म्स कंडीशन ये है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट होनी चाहिए सर। उसका जो टैक्स होगा वो अलग से जमा होगा, प्रोविडेंट फंड है वो सेपरेट ही होगा। ऐसा नहीं कि जो आपका ऑलरेडी चल रहा है उसमें करेंगे तो वो फिर एक्सपेंशन कहलाएगा।
तो ये हमें डिफरेंस बहुत 1 और 2 लिखा जाएगा क्या? है सर। 1 2 लिखा जाएगा। हाँ, मतलब आप यूनिट बता देंगे अपने, ये हमारा न्यू यूनिट है सर, फिर उसका जीएसटी नंबर और उसका पीएफ का, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट वो सेपरेट होने चाहिए सर। यदि आप एग्जिस्टिंग है और आप अब इसको समझने के लिए हम एक्सपेंशन समझ लेते हैं कि एक्सपेंशन क्या है। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है सर, जो भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कर रहा है, कमर्शियल प्रोडक्शन बिफोर ये स्कीम लागू इससे पहले कर रहा है और ड्यूरिंग द पीरियड में भी आपने अभी स्टार्ट पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज माना जाएगा सर। अब एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज के लिए क्या है सर, उसके अंदर है कि आप कोई भी मतलब गुड्स और एडिशनल कैपेसिटी आप ऑलरेडी जो कर रहे हैं उसकी एडिशनल कैपेसिटी के साथ ना कोई भी गुड्स और सर्विस दे रहे हैं सेम लाइन में, सेम उसी लाइन में प्रोडक्शन, ऑपरेशन और न्यू प्रोडक्ट लाइन और न्यू लाइन ऑफ सर्विस बाय एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज एनी अदर साइट्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंशन के लिए क्या है सर, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो ईयर एंड का जो आपका इन्वेस्टमेंट था उसमें 25% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी वो एक्सपेंशन माना जाएगा। मान लिया आपकी जो बैलेंस शीट है, अभी हम बात करते हैं 31 मार्च 2021 की, उसके अंदर आपका जो ग्रोस ब्लॉक है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है, तो आपको 2.5 करोड़ रुपये और लगाना है, तो वो एक्सपेंशन कहलाएगा सर। यदि आप 2.5 करोड़ से कम लगाते हैं तो वो एक्सपेंशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। नहीं बट सर आप बोल रहे हो कि आपको अकाउंट बुक वगैरह सब कुछ अलग मेंटेन करना नहीं, एक्सपेंशन के केस में नहीं करना है, न्यू यूनिट के केस में करना है। आप यदि चाहते हैं कि सब हमें तो है सर, न्यू में तो अपने आप ही होगी। हाँ, न्यू में तो अपने आप होगी। नहीं, जो एग्जिस्टिंग वाला है ना सर, एग्जिस्टिंग वाला भी अपनी न्यू यूनिट लगाता है, न्यू यूनिट लगा रहा है और मैं कहता हूँ साहब ये तो हमारी न्यू यूनिट है, ये हमारी इसके सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वहाँ हमारा सारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, जीएसटी अलग है और हमारा प्रोविडेंट फंड वगैरह स्टाफ अलग से, तो वो न्यू यूनिट ही माना जाएगा। फिर आपके लिए ना वो डेफिनेशन ये 25% की लिमिट लागू नहीं होगी सर, यदि आप सेपरेट करते हैं तो। लेकिन यदि आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आपको 25% जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो उसमें आएगा, तो वो एक्सपेंशन में कहलाएगा सर। अच्छा, एक्सपेंशन में क्या लॉस है सर, आपका एक्सपेंशन में जो आपने एक्सपेंशन किया है ना सर, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का वो एवरेज निकालेंगे कि आपकी अभी तक इतनी यूनिट आ रही थी, एक्सपेंशन के बाद में एडिशनल इतनी यूनिट आ रही है, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा सर। एचडीएसटी का भी जो आपका कैपेसिटी बढ़ी है उससे भी बेनिफिट मिलेगा। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें एक्सपेंशन में जाना है या न्यू यूनिट में जाना है। न्यू यूनिट का मतलब तो नई फर्म होगी? नहीं, नई फर्म होगी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वाले हैं वो भी एक अलग से अपना वो कहते हैं साहब ये हमारी न्यू यूनिट है और हम अपनी बुक्स वगैरह सब सेपरेट मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर वो न्यू यूनिट के अंदर आ जाएगा। ड्यू डिलिजेंस के लिए यह है कि आप कोई भी लैंड परचेज करें तो उसके टाइटल डॉक्यूमेंट चेक करना, उसका टाइटल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना, उसका देखना कि वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अवेलेबल है या नहीं, उसमें कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, मास्टर प्लान में क्या यूज है। बहुत से जने सर बिना मास्टर प्लान यूज के लैंड परचेज कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं साहब ये तो कन्वर्ट नहीं हो रही। अब क्या है कि आप लैंड आप ना अर्बन में ले रहे हैं, रूरल में ले रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ पहले, आप कोई भी लैंड ले रहे हैं तो पहले उसका पब्लिक में एक है ना पब्लिक नोटिस भी देना जरूरी, कि ये लैंड में परचेज कर रहा हूँ, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। इसके अलावा इसमें डीएलसी रेट भी हम देखेंगे कि जो हम लैंड परचेज कर रहे हैं उसकी डीएलसी रेट क्या है, उसमें गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी अवेलेबल है। तो कोई भी आप लैंड परचेज करने से पहले उसका ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है सर। अब देखिए लैंड में मैंने देखा बहुत सारे मेंबर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि सर हम लैंड कहाँ परचेज करें, जो ऑलरेडी लैंड हमने परचेज कर ली उसका कन्वर्जन होगा नहीं होगा क्या है। तो मैं कह रहा हूँ हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम रूरल में लैंड परचेज करें, हम अर्बन में लैंड परचेज करें या हम रिको का परचेज करें। रूरल में आप लैंड ले रहे हैं तो आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं कि मुझे हाईवे पे लेना है, मुझे कहाँ लेना है। अर्बन में भी थोड़ी बहुत आपको चॉइस मिल सकती है। रिको का या डेवलपर्स का प्लॉट ले रहे हैं तो आपके पास रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं कि आपको वहीं लेना है। कंस्ट्रक्शन रूरल में कोई कंस्ट्रक्शन की वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एज को रूल्स बना सकते हैं। अर्बन में थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन होते हैं और रिको के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं कंस्ट्रक्शन के। अब कन्वर्जन ऑथोरिटी रूरल के अंदर 50,000 मीटर तक का एसडीएम को पावर है, अर्बन के अंदर 10,000 मीटर तक का ही पावर है। 10,000 मीटर तक तो जेडीए नगर पालिका नगर निगम कर देती है, 10,000 मीटर से ज़्यादा होते ही आपकी फाइल यूडीएच मिनिस्टर तक जाती है सर। और रिको का ऑलरेडी प्लॉट कन्वर्टेड रहता है। अब रहता है कि हम ये कौन सी लैंड लें, तो मेरा सजेशन था कि यदि आपको लैंड की रिक्वायरमेंट कम क्वांटिटी में है, 500 गज का, 1000 गज का, तो फिर हम रिको का प्लॉट उस साइड में जा सकते हैं। ज़्यादा लैंड की जरूरत है,
मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम अर्बन रूरल में जाएंगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वहाँ लैंड की कॉस्ट काफ़ी कम रहेगी। और मेरा ये मानना है कि सर आज के टाइम में लैंड की कॉस्ट आपके टोटल प्रोजेक्ट के अंदर 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, बिल्डिंग बनाना होता है। तो क्योंकि यदि लैंड में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपके प्रोजेक्ट की वायबिलिटी कम हो जाती है सर। अब हम बात करते हैं कि लैंड आपने परचेज कर ली, लैंड ऑलरेडी आपके पास है। अब आप कहना है कि सर हम तो आपने ये कन्वर्जन के रूल्स वगैरह बताए, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें तो इमीडिएटली काम शुरू करना है। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है MSME ऑडियंस। अब देखिए बहुत से जन कन्फ्यूजन होता है कि सर मैं उद्योग में रजिस्ट्रेशन करा रखा, उद्यम ले रखा तो हम इसमें एप्लीकेबल है। नहीं सर, उद्यम का रजिस्ट्रेशन अलग है, ये MSME ऑर्डिनेंस है। इसके अंदर ये रूरल में अर्बन में सभी जगह लागू है। ये एक सभी तरह की इंडस्ट्रीज पे लागू है, जिसने भी 4 मार्च 2019 और उसके बाद में जिन्होंने भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन पे ये लागू है। ये मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विस सेक्टर पे, न्यू प्लांट पे, एग्जिस्टिंग यूनिट पे, सभी पे लागू है सर। अप्रूवल मीन्स किसी भी तरह की अप्रूवल, एनी परमिशन, एनी ऑब्जेक्शन, एनी क्लियरेंस, कंसेंट, अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। आप इमीडिएटली अपना काम शुरू कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। 3 साल तक का आपको टाइम पीरियड है और 6 मंथ का ग्रेस पीरियड है, मतलब 3.5 साल का टाइम पीरियड है। 3.5 साल तक आपको यहाँ कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी अप्रूवल परमिशन के लिए नहीं आएगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर सेटबैक छोड़ना है, आपको जितनी हाइट परमिसिबल है वो देखनी है। आप उस पर कंस्ट्रक्शन करो तो पहले देख लो कि भाई ये कोई रेस्ट्रिक्ट एरिया में तो नहीं है। वो अब एक जने ने क्या किया सर कि इसमें बजरी खनन का रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो वो वॉइड हो गया सर। अब किसी ने एकदम जंगल में कोर एरिया है, सेंचुरी का एरिया है, वहाँ इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया तो वो लागू नहीं हुआ। तो पहले अपन देख रहे थे कि अपनी लैंड कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब टाइम पीरियड लगेगा, तो इसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं सर। इवन ये जिसका जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसमें क्लियर लिखा रहता है कि गवर्नमेंट, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इसको वैलिड कन्वर्जन मानेंगे और उस पर लोन दे सकते हैं। बैंक लोन नहीं देते वो अलग चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें प्रोविजन किया है कि बैंक लोन दे सकते हैं। बैंक कहते हैं कि साहब हम एग्रीकल्चर लैंड है, हम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ही लैंड दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे प्रोविजन किया है सर। सर्टिफिकेट में एकदम क्लियर लिखा हुआ आता है। CLU के बाद होता है। हाँ, नहीं ये CLU की जरूरत नहीं है सर आपको। इसमें CLU की जरूरत आप एग्रीकल्चर लैंड पे इमीडिएटली काम शुरू कर सकते हैं आपको सर। 3.5 साल का टाइम है। आपके यहाँ कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी नहीं आएगी कि साहब आपने कैसे काम शुरू किया। एग्रीकल्चर, खाली एग्रीकल्चर को लोन नहीं मिलता है। हाँ, लोन की देखिए गवर्नमेंट ने तो इसमें कह दिया कि बैंकों के आप लोन दो इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड पे बैंकों के रूल्स है कि साहब हम एग्रीकल्चर लैंड पे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लोन देते हैं। तो फिर बहुत से जिन्होंने क्या किया सर, अपनी कोई दूसरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख दिया और उस पर लोन ले CLU लिया। भी तो फ्री है इसमें। हाँ जी, कन्वर्जन तो फ्री है ही सर, तो फिर लेकिन टाइम पीरियड लग रहा है ना सर। कन्वर्जन में टाइम लगेगा और काम आप इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। अप्लाइड फॉर। हाँ सर। अब देखिए इसमें सारे एक्ट लागू हो गए, मतलब ये लैंड रेवेन्यू एक्ट, अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट, मतलब इसमें JDA, नगर निगम, कलेक्टेड, रेवेन्यू, सभी तरह के एक्ट इसमें, मतलब कहीं भी पूरे राजस्थान में आप अर्बन में, रूरल में कहीं भी लैंड लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं सर। अब देखिए हम बात, लैंड हमने ले ली, कन्वर्जन की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करें कि हमें फंड कहाँ से मिलेगा। फंड मिलेगा आपको MLF बैंक से और इसके अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी की। ये जो स्कीम है ना सर, ये सबसे कंफ्यूजन वाली स्कीम है। बैंकर्स परेशान हो रहे हैं, इन्वेस्टर परेशान हो रहे हैं और डिपार्टमेंट वाले भी परेशान हो रहे हैं। बैंक, हम कहते हैं कि साहब इन्वेस्टर को कहते हैं कि आपको ये सब्सिडी मिलेगी, बैंक कहते हैं आज तक किसी को मिली नहीं, बहुत कम मिली है। जबकि ये सबसे बड़ी स्कीम है, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फंड इस स्कीम में सैंक्शन कर दिया है और इतने जिन्होंने अप्लाई किया, कई जने तो एलिजिबल नहीं थे उनको भी मिल गया, कई जने एलिजिबल थे उनको नहीं मिला। तो गवर्नमेंट ने अब इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है बट काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी है। तो देखिए आप बैंक से लोन लेते हैं और आपका बैंक लोन 25 लाख तक है तो आपको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी है। अब मैंने जो पहले वाली बात की थी रिफ्स के अंदर सब्सिडी, उसको भूल जाइए, ये MLUPY के अंदर है सर। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें कहाँ ज़्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने अब इसमें क्लियर कर दिया है कि आपको एक ही जगह सब्सिडी मिलेगी। यदि आपने कैपिटल सब्सिडी ले ली रिस्क के अंदर तो आप ये सब्सिडी नहीं ले सकते, इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं ले सकते। पहले लोगों ने उसमें कैपिटल सब्सिडी ले ली और इसके अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी ले ली। तो अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ये चेंजेज आया है और इसके अंदर किया है। यदि आपका लोन का अमाउंट 25 लाख है तो 8% गवर्नमेंट दे रही है। अब देखिए अपने बहुत से सारे मेंबर्स के पास लैंड है, सब कुछ है और अभी प्रशासन शहर के संग चल रहा है, तो प्रशासन शहर के संग चल रहा है तो उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी उस लैंड को कन्वर्ट करा लें। गवर्नमेंट बहुत सारे इसके अंदर रिलैक्सेशन ला रही है और ये जो सर्विस है, ये जो प्रशासन शहर के संग है
वो 14 UIT में 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और 10 नगर निगम, 203 नगर पालिका, सब जगह ये प्रशासन शहर के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। और इस अभियान के अंदर आपको पट्टा लेना है, कोई भी स्ट्रिप ऑफ लैंड इशू करानी है, डिवीजन करना है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड हुई है, आप उसका 90 कराना चाहते हैं, तो वो फास्ट स्पीड से इसके अंदर प्रशासन शहर के संग इसके अंदर हो जाएगा। इसके अलावा एक नई टर्म और आई है सर, रिजॉर्ट हाउसिंग, और अभी 2-3 दिन पहले एक होटल हाउसिंग की पॉलिसी भी आ गई। होटल रिजॉर्ट हाउसिंग में क्या है कि आप यूनिट्स बना के 500-500 मीटर की यूनिट्स बना के और उस पे अपना सेल कर सकते हैं और उनसे वापस लीज पे ले सकते हैं। जैसे अभी अनंता वगैरह बहुत सारे ग्रुप्स ये कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको ऑफिशियल कर दिया सर कि यदि आपके पास अर्बन में 5 हेक्टेयर लैंड है, 60 फीट रोड है, तो आप उस पर यूनिट बना के सेल कर दो, उसको वापस ले लो, कॉमन फैसिलिटी ले लो। इसी तरीके से इन्होंने होटल हाउसिंग भी कर दिया। यदि आपका प्लॉट साइज 10,000 मीटर से ज़्यादा है तो आप उसमें होटल के साथ साथ रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी बना सकते हैं और कॉमन फैसिलिटी रख सकते हैं। तो होटल हाउसिंग भी शुरू कर दिया इन्होंने, रिजॉर्ट हाउसिंग भी शुरू कर दिया गया है। सेकंड, जो हम रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अलाउ कर दी है कि आप अपने खुद के बिजनेस के लिए टोटल एरिया का 35% या 150 स्क्वायर मीटर जो भी कम है वो आप इसको एज ऑफिशियल काम ले सकते हो। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत से जने घर से काम कर रहे हैं, तो ये आप वहाँ बोर्ड भी लगा सकते हो। पहले ये था कि हम बोर्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कॉमर्शियल आ जाएंगे, तो मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में ये कर दिया कि आप अपने रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल कर सकते हो। और पहले तो CA, एडवोकेट, आर्किटेक्ट ही अलाउ थे, अब इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी अलाउ कर दिया विदाउट परमिशन, विदाउट पोल्यूशन। ब्यूटी पार्लर है, टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी सेंटर है, ई-मित्रा है, योगा क्लासेज है, वो आप रेजिडेंशियल में भी ये एक्टिविटीज कर सकते हैं सर। लैंड टैक्स भी अब हैंडीक्राफ्ट्स और अपने जो इंडस्ट्री वालों के पास काफ़ी बड़ी बड़ी लैंड है और गवर्नमेंट ने इस पर लैंड टैक्स लगा दिया गया है। तो रिप्स पॉलिसी है, उसके अंदर लैंड टैक्स की हमें 7 ईयर्स तक छूट दी गई है सर। 7 ईयर्स तक आपको किसी भी तरह का लैंड टैक्स जमा नहीं कराना है। देखिए सिटी के अंदर तो यूडी टैक्स लगता है और ये 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है और लैंड टैक्स केवल रूरल एरिया के अंदर लागू है। तो आपके पास कोई लैंड टैक्स का नोटिस आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी देखा है सर कि जो अर्बन एरिया में यूनिट टैक्स पे कर रहे हैं उनके पास भी लैंड टैक्स का नोटिस आ गया। JDA ने पूरी लिस्ट भेज दी कि हमने ये लैंड कन्वर्ट किया और उनके पास लैंड टैक्स का नोटिस आ गया, जबकि उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो लैंड टैक्स केवल रूरल के अंदर एप्लीकेबल है जहाँ पे यूनिट टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। और एग्रीकल्चर लैंड है आपकी और रेजिडेंशियल पर्पज के लैंड है तो उसमें कोई लैंड टैक्स नहीं है। बेसिक एग्जेम्पशन 10,000 मीटर की है, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन मतलब ये सभी को मिलेगी। मतलब आपके पास मान लो 12,000 मीटर जमीन है तो 10,000 मीटर जमीन की तो एग्जेम्पशन मिलेगी, आपको 2,000 मीटर पे ही लैंड टैक्स पे करना है। मैंने बहुत सारे नोटिस देखे हैं जिन्होंने पूरी जमीन पे ही कर दिया, जबकि ये 10,000 की बेसिक जो लिमिट है उसकी उन्होंने छूट नहीं दी। लैंड टैक्स की अलग अलग रेट है और ये आपको हर साल जमा कराना होता है सर। तो लेकिन अपन रिप्स के अंदर जाएंगे तो ये 7 ईयर्स तक आपको जमा नहीं कराना है। BOCW का क्या है कि कब और किसको जमा कराना है मालूम ही नहीं चल रहा है सर। 90% पर्सन्स तो इसको मालूम नहीं कि ये कोई टैक्स होता है क्या। कब मालूम चलता है जब उनके पास नोटिस आ जाता है कि ये आपको टैक्स जमा कराना। और अभी जयपुर के अंदर 40,000 नोटिस इशू करे हुए हैं सर BOCW के। ये BOCW है 27 जुलाई 2009 से लागू है। मतलब 27 जुलाई 9 के बाद में आपने किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन कराया है, कोई फैक्ट्री लगाई है, रेजिडेंशियल हाउस बनाया है, रोड बनी है, कुछ भी बना है, फ्लैट्स बनाया है, उन सब पे ये लागू है। ओल्ड बिल्डिंग चाहे से रेजिडेंशियल हो, फ्लैट हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सब पे ये लागू होता है। अर्बन में हो, रूरल में हो, सब जगह ये BOCW लागू होता है। ये कितना है? ये 1 टाइम है 1% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इसमें लैंड की कॉस्ट इंक्लूडिंग नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन है कि लैंड के अलावा जो भी आपकी कॉस्ट है उसका 1% आपको लेबर डिपार्टमेंट में जमा कराना है। जो RBI हमें सबवेंशन देती है, हाँ, इंटरेस्ट सबवेंशन देती है 5%। सेंटर का है वो। हाँ जी, वो सेंटर का है। वो ये कह रही है कि साहब अगर आपको वो मिल रहा है तो आपको ये नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, इसमें थोड़ी सी चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो हमें मिलता है वो वर्किंग कैपिटल पे मिलता है। हाँ, जो अब नई यूनिट लगाते हैं वो हम लेते हैं, उसके लिए दूसरा टर्म लोन है। स्टेट गवर्नमेंट टर्म लोन है। हाँ, तो ये चीज आपको करवानी पड़ेगी हाँ। क्योंकि इस चीज में कंफ्यूजन है और नहीं, बहुत फायदे रुके भी है। नहीं अभी इन्होंने कर दिया सर। अब देखिए आपका 25 लाख तक का लोन है तो 8% मिलेगी, 5 करोड़ रुपए तक का लोन है तो 6% है और 10 करोड़ रुपए तक का लोन है तो 5% इंटरेस्ट सब्सिडी है इसके अंदर। और ये जो है माइक्रो और स्मॉल के लिए
देखिए अब इन्होंने बहुत स्टेट वाली बता रहे हैं ना? स्टेट वाली सर, मतलब ये इन्होंने इसमें से जो मीडियम को है उसको हटा दिया सर। अभी जो रिसेंटली आया ना अमेंडमेंट, उसमें से केवल माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और ट्रेडिंग कंसर्न के लिए है सर। फिर इसमें न्यू इंटरप्राइजेज है और एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उनके लिए। लेकिन अभी जो आया है चेंजेज, उसमें इन्होंने कह दिया कि यदि आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो आपकी मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ रुपए है सर। 2010 में जो फैक्ट्री बनाई, सपोज 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, हाँ। 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए आप जो इसका 1%, हाँ 8 लाख। हाँ 8 लाख रुपए वन टाइम। हाँ। अब 8 लाख रुपए अगर कोई 2021 में जमा करा रहा है, विद इंटरेस्ट जमा कराएगा सर, वो आपकी बैलेंस शीट आएगी सर, उसके अंदर हाँ 24% इंटरेस्ट है सर, 24% इंटरेस्ट है। और सिर्फ फैक्ट्री पे नहीं है, कोई भी रेजिडेंशियल या कोई नहीं, भी फैक्ट्री भी ऐसा इसमें सभी तरह की बिल्डिंग सब कुछ है ना, हाँ सभी कंस्ट्रक्शन। हाँ सर, हर मतलब यानी विला फ्लैट सभी है सर, और सारे बिल्डर्स है ना सर, उनके पास नोटिस पहुंचे सर करोड़ रुपए। घबराओ मत। जरूर कोई गवर्नमेंट कुछ तो का इसमें लाएगी। नहीं, काफी जने सर इसमें कोर्ट केस चले गए, बिड्स पिलानी है सर, उसका भी बहुत बड़ा अमाउंट निकल गया सर, जो तो वो कोर्ट में चले गए सर। न्यू यूनिट में आपने बताया कि 10 करोड़ तक 5% है, इसमें हाँ। वर्किंग कैपिटल नहीं है, इंक्लूड है। हाँ, वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड है सर इसमें। अच्छा, ये इन्होंने कहा ये स्कीम किस पे एप्लीकेबल होगी? स्कीम एप्लीकेबल होगी न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप न्यू यूनिट्स। मतलब ये रिप्स पॉलिसी है ना सर, आप नई यूनिट लगा रहे हैं, मतलब नई यूनिट का मतलब इंटरप्रेन्योर न्यू है, मतलब पहले हम कोई काम नहीं कर रहे, हमने नई कंपनी बनाई नहीं की, तो सेकंड हम कोई काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन हम यूनिट फैक्ट्री अलग से लगा रहे हैं, तो आप उसके अंदर न्यू यूनिट ही मानी जाएगी। जीएसटी और सब अलग अलग, सब अलग 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 इन्होंने स्पष्ट लिखा है सर, तो इन्होंने लिखा है कि न्यू यूनिट के लिए अलग से होना चाहिए, सारा प्रोविडेंट फंड वगैरह सारा अलग होना चाहिए। एक्सपेंशन के लिए लिखा है सर इन्होंने कि जो एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज है वो अपना प्लांट एंड मशीनरी का 25% एक्स्ट्रा करता है, मतलब एक्सपेंशन के लिए इन्होंने कहा है सर एडिशनल कैपेसिटी, ठीक है सर, फॉर प्रोडक्शन, सेम लाइन, अदर लाइन, न्यू प्रोडक्ट लाइन, न्यू सर्विस लाइन, तो उसके अंदर वो अपना एक्सपेंशन में आ जाएगा सर। लेकिन एक्सपेंशन में आने के लिए भी आपको 25% एक्स्ट्रा लगाना है। Today's session we had Mr. Vishnu Goyal as our resource, and it was a very informative session on different incentives and policies of Rajasthan government, and I think Vishnu ji has good command on the subject, and he is very aware of all the policies available, which normally as a businessman we miss out. So I mean it's really opening and thought provoking for all the businessmen. Like Vishnu ji, keep up this work, good work, and we are all impressed the way you have conducted this seminar today. All the best. थैंक यू विष्णु जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। आपने जो स्कीम्स के बारे में जो बेनिफिट्स हमारी इंडस्ट्री ले सकते हैं उसके बारे में जो आपने बताया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारी तरीके से समझाया, जो कि हम नहीं समझ सकते थे। रिप्स के बारे में तो आपने बिल्कुल ही हमारी आंखें खोल दी, क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। हम यही सोचते थे सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी और छोटे मोटे बेनिफिट्स हैं, पर इतने सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं उसके बारे में हमें मालूम नहीं था। सो थैंक यू सो मच, आपकी हर एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से कही गई थी, एंड मेरी तरफ से और पूरे फॉरेक्स की तरफ से आपको दिल से शुक्राने, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। विष्णु जी का जो आज सब्सिडी पे जो सेशन था वो हमारे फॉरेक्स मेंबर के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, और उन्होंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो सब्सिडी के राजस्थान गवर्नमेंट के थे उन्होंने कवर किए, चाहे कैपिटल सब्सिडी हो, चाहे रिप्स हो, MULPY हो, होटल्स की हो, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल सेक्टर की हो, सभी पे उन्होंने डिटेल में अपनी बात रखी, जिससे हमारे मेंबर को काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। और हम चाहेंगे कि 1-to-1 भी विष्णु जी से हम और डिस्कशन करेंगे और हमारे मेंबर्स को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन हम और भी ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आज का कार्यक्रम जो विष्णु जी ने दिया सब फॉरेक्स मेंबर्स को, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, और राजस्थान सरकार की इतनी सारी पॉलिसीज़ आ गई हैं जो कि इंडस्ट्री के बेनिफिट्स के लिए हम लोग को काफ़ी नहीं मालूम थी। तो आई थिंक इस तरह के सेमिनार्स और होने चाहिए, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था।
Good evening, friends. Today we have a very interactive session with Vishnu Goyal ji, and he has given us a lot of information about the Rajasthan state policies with the benefit which we are getting from for the export industry or for the any other industries in Rajasthan. There were few schemes which are really very informative and very advantage for us for as an industry, and I think if anybody knows what actually the policies government is offering to us, it's a great achievement. Plus you can take benefit of the lot of schemes. Like recently he told us that even if you have a land of 99-year lease, you can get it freehold by just giving 2 years lease. So that's a very information that we have got. The clubbing of land has become easy. Your agricultural land can be converted into commercial with a very nominal charges, and plus if you hire a new project or something, you're getting subsidy of 25 lakhs on the capital investment, plus interest submission of 6 to 8%. That's a really benefit to the industry. I think with this policy and things, we'll definitely get benefited in the export industries, and I think we sure will in touch with Vishnu ji, and we are about 85 members in Forex, and we are already connected with him, and we will take benefit from him. Thank you very much.